अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी डिस्कशन बजटिंग के एरिया में कैश बजटिंग के क्वेश्चंस पे हो रही थी और कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 9 को हमने ब्रीफली रीड करके, बल्कि रीड तो नहीं कहूँगा, आपको मैंने थोड़ा आइडिया दे के उसकी रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे कहा गया था कि इसको आप पढ़ के आएंगे। तो वी टेक 5 मिनट्स और क्वेश्चन नंबर 9 के फिर रिफ़्रेश करते हैं पढ़ के, फिर हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? तो क्वेश्चन नंबर 9 को अब आप पढ़ेंगे और ऑन योर ओन, और फिर मैं इसकी डिस्कशन आपसे साथ स्टार्ट करता हूँ। क्वीन जूल्स का सवाल है, हमें कैश बजट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। उसने लिखा है मंथ वाइज बजट नहीं चाहिए, क्वार्टर का बस बजट बना दीजिए, एक कॉलम में बजट बनाना है हमें। ठीक है, तो ज़रा पढ़िए सवाल को जल्दी से दोबारा, फिर हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, जैसे कल मैंने आपको बता दिया था कि हमारी 10% हाई वैल्यू आइटम सेल्स हैं और 90% ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। अदर आइटम क्या लीजिए। अब ज़रा पेमेंट टर्म्स को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद समझ लेते हैं। इसका मतलब हाई वैल्यू आइटम्स तो सारी की सारी इन टर्म्स पे जा रही है। ये टर्म्स क्या हैं कि जी आप पेमेंट एडवांस में एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर करते हैं। हाई वैल्यू आइटम की डिस्पैच का अंदाज क्या है? ऑर्डर प्लेसमेंट के 15 दिन बाद गुड्स डिस्पैच की जाती हैं और अदर आइटम्स इमीडिएटली ऑन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर डिस्पैच होती हैं। पहले हम हाई वैल्यू आइटम की बात कर रहे हैं। मतलब कस्टमर आज ऑर्डर प्लेस करेगा और आज ही पेमेंट करेगा, तो हम आज पेमेंट के 15 दिन बाद गुड्स डिस्पैच करेंगे। और ऑर्डिनरी आइटम की बात करें, कस्टमर आज ऑर्डर प्लेस करेगा तो हम आज ऑर्डर प्लेस करने के फ़ौरन बाद गुड्स डिस्पैच करेंगे। जब कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है तो हमें पैसे कितने दिन बाद मिलते हैं? 7 days। कहाँ लिखा हुआ है? ये 7 दिन इसका जिक्र है। कैश क्वेश्चन बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर सही तरह पढ़ा नहीं, आपको समझ नहीं आई तो कुछ होना नहीं है आपका। कैश कलेक्टेड बाय कोरियर इज सेटल्ड आफ्टर 7 days। कैश कलेक्टेड बाय कोरियर ये है, कैश ऑन डिलीवरी, ये कोरियर कलेक्ट करता है। ये कोरियर जिस दिन आज ऑर्डर देता है कस्टमर, आज ही डिस्पैच हो जाती हैं, आज ही कोरियर डिलीवर करता है, लेकिन आपको पैसा कब मिलता है? 7 दिन बाद। इसका मतलब जो 90% आइटम्स हैं जो यहाँ पे आइटम बिक रही हैं वो 7 दिन के उधार पे बिक रही हैं। इधर जो बिक रही आइटम आज आप बेच देते हो, कस्टमर को आज डिलीवर हो जाती है, आपको पैसे 7 दिन बाद मिलते हैं। कोरियर कंपनी के पास पैसे बेशक आ गए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपका तो डेटर खड़ा हुआ है। इधर आ जाइए, इधर मैं बात करता हूं ऑर्डनरी आइटम्स की। कस्टमर ने आज पेमेंट कर दी, कस्टमर ने एडवांस पेमेंट की ना, पेमेंट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑर्डर की, आपने आज ही गुड डिस्पैच कर दी, आपको पैसे कितने दिन बाद मिले? तो इसका मतलब ऑर्डिनरी आइटम कस्टमर यहाँ से बाय करे, यहाँ से बाय करे, आपको सेल के 7 दिन बाद ही पैसे मिलते हैं। तो जो 90% ऑफ सेल्स हैं अदर आइटम्स, 60 यहाँ पे बिक रही हैं, 30 यहाँ बिक रही हैं, हर दो सूरत में आपको पैसे सेल के 7 दिन बाद मिलते हैं। और जो हाई वैल्यू आइटम है, आज कस्टमर प्लेस करके आज ऑर्डर दे देगा, आपको आज से 7 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे और उसके मजीद 8 दिन बाद आप डिस्पैच करते हो। इसका मतलब ऑर्डिनरी आइटम में आप कस्टमर को बेच रहे हो उधार पे, 7 दिन के उधार पे, और जो हाई वैल्यू आइटम है वो आप कस्टमर को बेच रहे हो अगेंस्ट एडवांस। कितने दिन का एडवांस? 8 दिन का एडवांस। तो ये सारी कहानी यहाँ से समझनी ज़रूरी है। उसके बाद ये कहानी आपकी रिकवर रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर की बनेगी। जब तक आपको ये रेवेड सेल्स और कलेक्शन टर्म्स समझ नहीं आती, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन की, आप ये डाटा से रिसीट्स नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बजटिंग के क्वेश्चन में क्वेश्चन रीडिंग की अहमियत आम टॉपिक्स के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि बजटिंग में ट्रिक्स होती ही सारी स्टेटमेंट्स में है। यहीं पे एग्जामिनर ने चीज़ों को घुमाया होता है। आपको लग रहा होता है पता नहीं ये 15 दिन पहले पैसे आ गए तो ये एडवांस 15 दिन का है, तो उसने बीच में एक चक्कर डाला हुआ है, नहीं भी एडवांस 15 दिन का नहीं है, कस्टमर 15 दिन पहले से पहले दे रहा है आपको, तो उसके 7 दिन बाद मिलते हैं, तो आपके लिए तो एडवांस 8 दिन का। तो एनीवेज हमारी जो यहाँ पे कैश बजट का फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 के रेफरेंस से। कैश रिसीट्स पहले हम लेते हैं। एक ऑर्डिनरी आइटम है, एक हाई वैल्यू आइटम है, टोटल शायद यही रिसीट्स है। इसके बाद कैश पेमेंट्स होंगी। कैश पेमेंट्स आपकी जानी है परचेजेस के अगेंस्ट, कैश पेमेंट आपकी जानी है सॉरी यहीं पे ना एक डिडक्शन भी आनी है, डिलीवरी चार्जेस भी यहीं पे डिडक्ट होने हैं, वो पेमेंट नहीं होनी, वो डिडक्ट होने हैं डिलीवरी चार्जेस। जो डिडक्शन है हम रसीट्स में ही एज माइनस शो कर देते हैं, क्योंकि ये पेमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे परचेजेस की पेमेंट है, क्योंकि आप ये चीज़ें ख़रीद के फिर बेच रहे हो,
और इसके अलावा आपके पास एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, परचेजेस हैं और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं। यहाँ से आप अपनी नेट रसीट्स या पेमेंट ले लोगे। और फिर इसमें ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड हमें मिल जाएगा। ये हमारा कंप्लीट कैश बजट हो जाएगा, जिसमें ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन ब्रॉड फॉरवर्ड हमें बैलेंस गिवन है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लेना है। अच्छा जी, अब हम वन बाय वन बात शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डिनरी आइटम वर्किंग वन। हमें जो बनाना है कैश बजट क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर का, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का बजट बनाना है, अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो हम ऑर्डिनरी आइटम के रिसीट्स के लिए ट्रेड डेटर्स का लेजर बनाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी आइटम तो हम उधार पे बेच रहे हैं ना। ट्रेड डेटर्स का हमारा लेजर बनेगा और उसमें हम देखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, फिर इसमें सेल्स होती हैं, फिर यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन होता है और यहाँ पे बैलेंस कैश रिसीट्स, ये बैलेंसिंग फिगर निकलती है हमारे पास। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने अभी डिस्कस किया कि हम ऑर्डिनरी आइटम्स जो हमारी टोटल सेल्स का 90% होती हैं वो बिकती हैं 7 दिन के उधार पे। इसका मतलब अक्टूबर का हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो सितंबर की ऑर्डिनरी आइटम की सेल्स का 7 दिन। सितंबर की टोटल सेल्स, सितंबर की ऑर्डिनरी आइटम की सेल और 7 दिन की सेल। जनाब क्या बना बैलेंस? 966,000,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है। अक्टूबर, 1 अक्टूबर को हमारा ओपनिंग बैलेंस सितंबर की सेल्स पे बेस करेगा। सितंबर का डेटर सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम की सेल से बनता है। ये सितंबर की ऑर्डिनरी आइटम की सेल्स है और 7 दिन का उधार है, 7 दिन का बैलेंस आ गया। सेल्स हम ले रहे हैं क्वार्टर की, क्योंकि हम क्वार्टर का अकाउंट बना रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबको इकट्ठा करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिलियन में डाटा लिया जी। ये तो हो गया ना टोटल सेल। तो हम तो ऑर्डिनरी आइटम की सेल ले रहे हैं, वो कितनी है? 90%। बोलिए जनाब। 24.12 मिलियन। जी बेटा। 24.12 मिलियन। बेटा 4 जमा 5 9 जमा 5 14 मुझे नजर आ रहा है। 24 कहाँ से बना रहे आप? जी बोलिए बेटा। 13.5 मिलियन। जाग जाओ या कैलकुलेटर बदल लो अपना। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको चीजें जब नजर आ रही होती है तो कैलकुलेटर में जो चीज आती है लिखना दिया करो, थोड़ा सोच लिया करो, जैसे मैंने थोड़ा सोच लिया लिखने से पहले कि मैं क्या लिखने लगा। केयरलेस एटीट्यूड के साथ पर्चे नहीं पास होते। अब जाइए हमें क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर का बैलेंस 31 दिसंबर की सेल पे डिपेंड करेगा। 31 दिसंबर की ऑर्डिनरी आइटम की सेल 5.8 मिलियन का 90% डिवाइड विद 30 इंटू 7 कितना जी? जी बेटा 1218,000,000 लीजिए जी। ये बैलेंस कंप्लीट, आपका लेजर कंप्लीट हो गया। बैलेंसिंग फिगर बोलिए। $1,324,800 receipts from ordinary items 1,324,800।
सिंपल, क्योंकि क्रेडिट पे सेल है तो हमने ट्रेड डेटर्स का अकाउंट बना के वहाँ से निकाल लिया। बस ख्याल रखना है कि 90% 10% सेल्स के दो हिस्से हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखनी होती है कि जब हम बजट बना रहे हैं तो हमें 30 से 31 दिनों का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। हम 30 डेज अ मंथ हिसाब रख के सीधा सीधा चलते हैं ताकि ज़िंदगी आसान रहे हमारी। हर महीना 30 दिन का हमने अज्यूम किया इस वर्किंग में। अक्सर क्वेश्चन में तो लिख दिया जाता है, लेकिन जहाँ नहीं लिखा हुआ हम खुद अज्यूम कर लेंगे कि एवरी मंथ इज़ फॉर 30 डेज। जी कोई सवाल? हाई वैल्यू आइटम पे हमने बात की थी, ये तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर उसके अगेंस्ट बिकता है, तो इसके लिए हम फिर वर्किंग 2 में एडवांस फ्रॉम कस्टमर का अकाउंट बनाएंगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर चलता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आता है, सेल्स इधर आती हैं और बैलेंस कैरी डाउन इधर होता है, और यहाँ पे कैश रिसीट्स हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने डिस्कस किया है कि हमारा जो हिसाब किताब चल रहा है, हाई वैल्यू आइटम 8 दिन की सेल्स के बराबर एडवांस, तो 1 अक्टूबर को मेरे पास एडवांस पड़ा होगा किस महीने की सेल का? एडवांस 1 अक्टूबर को। एडवांस फ्यूचर के लिए होता है ना भाई, तो 30 सितंबर पे या 1 अक्टूबर पे जो मेरे पास एडवांस पड़ा है वो अक्टूबर की सेल का, तो मुझे 8 दिन की अक्टूबर की सेल का एडवांस मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। अक्टूबर की सेल टोटल है 5 मिलियन, लेकिन एडवांस तो सिर्फ हाई वैल्यू आइटम का ना, डिवाइड विद 30 इंटू 8, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सितंबर में जो एडवांस मुझे मिलेगा वो अक्टूबर की सेल का मिलेगा। कितना जी? 1 पेंटा 3। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर को जो एडवांस का बैलेंस पड़ा होगा वह जनवरी की सेल के अगेंस्ट होगा, तो जनवरी की सेल 6 मिलियन टोटल है, एडवांस सिर्फ हाई वैल्यू आइटम 10% का आता है, डिवाइड विद 30 इंटू 8, 1,60,000। हाई वैल्यू आइटम की सेल्स 5 प्लस 4.2 प्लस 5.8 मिलियन का 10%, 1.5 मिलियन। लीजिए जी बैलेंसिंग फिगर ले आइए कैश रिसीट्स की। वन 1,526,667। हाई वैल्यू आइटम 1,526,667। जी जनाब, कैश रिसीट्स की साइड हमारी मैनेज हो गई। ऑर्डनरी आइटम्स जो कि 90% ऑफ सेल्स हैं और हाई वैल्यू आइटम जो कि 10% ऑफ सेल्स हैं, उनको हमने डील किया। क्वेश्चन को रीड नहीं कर पा रहे, अगर समझ नहीं पा रहे तो बहुत मुश्किल है बजटिंग के क्वेश्चन में स्कोर कर पाएँ। बजटिंग के क्वेश्चन में चैलेंजिंग जो रिज़ल्ट आने की वजह ही ये है कि बच्चे सवाल को पढ़ने के आदी नहीं हैं। तो जो बच्चा जितनी अच्छी रीडिंग करता है, जिसकी रीडिंग जितनी इफ़ेक्टिव है,
उसकी अटैम्प्ट उतनी अच्छी होगी, स्पेशली बजटिंग के क्वेश्चन में। बाकी एरियाज में भी रीडिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन बजटिंग तो होता ही रीडिंग के सर पे सवाल है। अच्छा जी, डिलीवरी चार्जेस हमें कहा गया है कि हम अगले महीने की रिसीट में से काटते हैं। कितने पैसे हैं जी ऑर्डर? 300 पर ऑर्डर। तो इसका मतलब सितंबर के जो ऑर्डर हैं इसके पैसे कटेंगे अक्टूबर में, एंड सो ऑन। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हैं वो 3 महीने जिनके ऑर्डर के पैसे आपके कटेंगे। तो 300 सॉरी सितंबर का 400 जमा 450 जमा 470, इनको सम करें और फिर 300 से ज़रब दे दें, 396,000। ये डिडक्शन है रिसीट्स में से, ये कटौती हो जाएगी। मैंने आपको पहले बोला जो डिडक्शन है उसको हम रिसीट्स में से ही माइनस शो करते हैं, कैश पेमेंट्स में शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैश पेमेंट नहीं। कैश पेमेंट तो वो है जो पैसे हमारे हाथ में आए फिर हम पे कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट कैश पेमेंट। अच्छा, आपके एग्जामिनर ने ना इसमें कोई एडजस्टमेंट डाली है डिलीवरी चार्जेस में, जिसकी मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि ये सिंपली रेवेन्यू है हर महीने का, और ये इस महीने के ऑर्डर्स हैं जो हम अज्यूम करते हैं कि रेवेन्यू के रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर्स हैं। उसने कोई हाई वैल्यू आइटम्स को एडवांस ऑर्डर लेके दाएं बाएं को हेर फेर किया हुआ, कोई जिसकी कोई समझ नहीं आती, क्योंकि रेवेन्यू के साथ ऑर्डर हैं। तो इट इज़ क्लियर कि भाई जिस महीने ये ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं उसी महीने की बात हो रही है। तो उसने ये कहा जिस महीने ऑर्डर डिलीवर होता है उससे अगले महीने की रसीद में पैसे कट जाते हैं। तो रेवेन्यू के रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर्स हैं, कोई इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है कि ऑर्डर पहले आ गई। ऑर्डर रिसीव्ड नहीं है, या तो इसका लिखा होता ना ऑर्डर रिसीव्ड, तो फिर भी एडजस्टमेंट की बात बनती। अगर लिखा होता ऑर्डर्स रिसीव्ड तो फिर वो है कि हाँ भाई हाई वैल्यू आइटम के ऑर्डर जब रिसीव होते हैं उसके 15 दिन बाद डिलीवरी होती है, तो वहां पे फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती, क्योंकि जब डिलीवरी हो रही है तभी डिलीवरी चार्जेस पे होने हैं ना। ऑर्डर रिसीव करने पे तो डिलीवरी चार्जेस ड्यू नहीं हो जाते। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो ज़्यादा सूटेबल एजम्पशन है कि ये रेवेन्यू के अगेंस्ट चूंकि ऑर्डर लिखे हुए हैं, तो रेवेन्यू तो तब रिकॉर्ड होता है जब ऑर्डर डिलीवर होते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे ये ऑर्डर्स भी डिलीवर्ड हैं, रिसीव्ड नहीं है। तो एग्जामिनर ने इनको ऑर्डर रिसीव्ड ट्रीट करके कोई एडजस्टमेंट की हुई है जो कि इस सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने मतलब इसको जहन में ला के अगर ये ऑर्डर रिसीव्ड लिखा होता है यहाँ पे तो कैसे एडजस्टमेंट होती है वो आप एडजस्टमेंट देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इस सवाल में ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स लिखा हुआ है और ये ऑर्डर्स डिलीवर्ड ज़्यादा सूटेबल अजम्पशन बनती है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए अब परचेजेस के ऊपर। कैश पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस। कैश पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस के लिए हमें जो आइटम्स वर्कआउट करनी है, सबसे पहले हमें परचेजेस की वैल्यू लानी है और उसमें फिर एडजस्ट करना है हमने पेमेंट टर्म्स। 40% of all purchases are paid in the same month, whereas balance is paid in the next month. और परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर कितनी है वो बताया है आपने। मतलब 40% सेम मंथ में पे हो जाती हैं, 60% नेक्स्ट मंथ में पे होती हैं। इसका मतलब आपके किसी भी महीने के एंड पे क्रेडिटर का बैलेंस कितना होता है, उस महीने की परचेज का 60%। तो आप क्रेडिट पे परचेजेस कर रहे हो, तो परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट लेने के लिए आप वर्किंग 3 ट्रेड पेएबल का लेजर बनाएंगे। वर्किंग 3 ट्रेड क्रेडिटर्स का या ट्रेड पेएबल्स का एक ही बात है, लेजर बनेगा आपका, जिसमें इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, इधर फिर आएंगी परचेजेस, यहां पे बैलेंस कैरी डाउन होगा और यहां पे आएंगी कैश पेमेंट्स जो कि बैलेंसिंग फिगर होंगी।
एज बैलेंसेस उसने बता दिया सितंबर में आपने 3.2 मिलियन की परचेज की, तो इसका मतलब सितंबर के एंड पे हमारा जो बैलेंस होगा वो कितना होगा 3.2 का 60%, क्योंकि हम 40% सेम मंथ में पे कर देते हैं ना। तो सितंबर की परचेजेस का 40% सितंबर में पे हो गया, बाकी कितना बचा 192 मिलियन। यह आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स आ गया। अब मुझे चाहिए परचेजेस फॉर 3 मंथ, 3 महीने की परचेजेस चाहिए। परचेजेस अगर आपको याद हो तो डिपेंड करता है हमारी कंजम्पशन पे और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स के ऊपर। हमारी इक्वेशन बनती है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेजेस। तो यहां पे भी हमें यही इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्डनरी आइटम की। हाई वैल्यू आइटम का जब ऑर्डर आता है तब खरीदते हैं, मतलब इन्वेंट्री नहीं रखते। लेकिन जो अदर आइटम है उसकी हम इन्वेंट्री रख रहे हैं कितनी, 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, ये मुझे परचेजेस के लिए वर्किंग बनानी है, से वर्किंग 3.1। मैं कंजम्पशन की वैल्यू लाऊंगा, इसमें ऐड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करूंगा ओपनिंग स्टॉक, तो मेरे पास यहां पे परचेजेस की फिगर आ जाएगी। सबसे पहले कंजम्पशन की बात करें। कंजम्पशन डिपेंड करेगी सेल्स पे। ये कंजम्पशन और कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड है, ठीक है, ये कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हम बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं हम किस पॉलिसी के तहत, कॉस्ट प्लस 30%। इसका मतलब रेवेन्यू जो है हमारा वो 130 पे है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 पे हम निकाल लेते हैं। हमारी कंजम्पशन आएगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर डिवाइडेड विद 130 इंटू 100, ये कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। रुपीज में बोल दीजिए कितनी आ रही है जी। जी बेटा, डबल 1538462, ये मेरी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है। मैंने क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 महीने में जो प्रोडक्ट्स बेचनी है उनकी कॉस्ट, क्योंकि हम बेच रहे हैं कॉस्ट प्लस 30% पे, जिसका मतलब रेवेन्यू तो 130 पे है, तो रेवेन्यू 130 पे है तो कॉस्ट 100 पे क्या होगी, 3 महीने की सेल की कॉस्ट आ गई। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा, क्वार्टर का, मतलब जो दिसंबर को होगा। पॉलिसी क्या है, नेक्स्ट मंथ की 25% प्रोजेक्टेड सेल। तो जैसे देखिएगा बोर्ड पे जरा, क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहली बात क्लोजिंग स्टॉक होता है सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम का। तो दिसंबर की ऑर्डिनरी आइटम की सेल्स 6 मिलियन का 90%, इसकी 25% के बराबर इन्वेंट्री रखनी। बट ये तो रेवेन्यू है और इन्वेंट्री तो होती है कॉस्ट पे। ये आ गई इसकी कॉस्ट और ये आ गई इसकी इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक 1038462। दिसंबर की ऑर्डिनरी आइटम की सेल्स के 25% के बराबर इन्वेंट्री रखनी है, लेकिन इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे रखी जाती है, रेवेन्यू पे सेल प्राइस पे थोड़ी इन्वेंट्री रखी जाती है। इन्वेंट्री की वैल्यू तो कॉस्ट पे मेजर की जाती है, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड विद 130 इंटू 100 किया।
सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक हमने देखना है। ओपनिंग स्टॉक से हमारा 1 अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो 30 सितंबर का क्लोजिंग था। तो 30 सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक किस महीने की सेल पे डिपेंडेड है? अक्टूबर की। तो सेम वर्किंग अक्टूबर की सेल को लेकर कर लीजिए। अक्टूबर की सेल थी 5 मिलियन, ऑर्डनरी आइटम की सेल 90%, इसका 25% इन्वेंट्री में रखना है, लेकिन इन्वेंट्री में रखना है कॉस्ट पे। मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बदली, बस मैथमेटिकली वही है, ठीक है जी बेटा। 865 लीजिए जी परचेजेस। अक्टूबर की ऑर्डिनरी आइटम की सेल्स के 25% के बराबर एट कॉस्ट जी। परचेजेस 11711539 11711539 और यहां से बैलेंसिंग फिगर सॉरी क्रेडिटर्स की हमने बैलेंस अभी लाना है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का लाना है, फिर आगे चलेंगे जी। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस किस चीज पे डिपेंडेड है? 31 दिसंबर का क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस किस चीज पे डिपेंडेंट है? दिसंबर की परचेजेस पे। क्या हो गया? जाग रहे हो? नींद तो मुझे आ रही है, सोए तुम क्यों हो? क्रेडिटर्स के बैलेंस की बात हो रही है। क्रेडिटर का बैलेंस कहां से निकलता है? परचेजेस से। दिसंबर के क्रेडिटर की बैलेंस की बात हो रही है, तो कहां से निकलेगा? दिसंबर की परचेजेस से। दिसंबर की परचेजेस का 60% ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर आने वाला है। दिसंबर की परचेजेस मुझे अब निकालनी है वर्किंग 3.2। दिसंबर की परचेजेस निकाल के उसका 60% मेरा पेबल बैलेंस है, और दिसंबर की परचेजेस बिल्कुल इसी अंदाज में निकलेगी। ये परचेजेस है क्वार्टर की। आप बिल्कुल सेम वर्किंग रिपीट कीजिए दिसंबर की परचेजेस निकालने के लिए। दिस इज योर क्लास एक्टिविटी। ये क्वार्टर की परचेजेस मैंने आपके सामने निकाली हैं, आपको दिसंबर की परचेजेस निकालनी है। दिसंबर की कंजम्पशन लें प्लस दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक डालें माइनस दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक करें। जिस तरह हमने क्वार्टर की परचेजेस निकाली हैं, आपको सिर्फ दिसंबर की परचेजेस यहां से मैयर करनी है।
दिसंबर की कंजम्पशन दिसंबर की सेल से निकलेगी। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग 3.1 में ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, और दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक अगेन दिसंबर की कंजम्पशन का ऑर्डनरी आइटम का 25%। सारी वर्किंग आपके सामने मैंने लिख दी है। तो एक जीरो ज़्यादा नहीं लग गया? 10038 कैसे हो गया क्लोजिंग स्टॉक की ये फिगर? ये कहाँ से आई? 00 मैंने गलती की हुई है। मैंने तो 1038462 लिखी हुई है। ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। मैं इसका क्लोजिंग स्टॉक ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ठीक नहीं लिखा बेटा। ये फिगर इससे फ़र्क क्यों है? ये भी 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक का फ़र्क क्यों हो गया? तो क्यों ले रहे हो भाई? ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे? कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ना। क्वार्टर कब खत्म हो रहा है आपका? 31 दिसंबर को। और ये कौन सा महीना है? तो बेटा ये क्यों लिया ना, यही तो समझा रहा हूं मैं। जी क्या वैल्यू आ रही है यहां से परचेजेस की? दिसंबर की परचेजेस की फिगर 4496154। ये दिसंबर की परचेजेस आ गई और इसका 60% हमारा क्रेडिटर्स है। कितना जी? 2692 लीजिए जी। अब यहां से बैलेंसिंग फिगर कैश पेमेंट 1093847 1093847 ऐसे ही है जी। डबल थ्री 109334847 पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस। जी एनी क्वेश्चन? मैं कोशिश कर रहा हूं कि तमाम क्वेश्चन जो हम डील करें वो एक ही फॉर्मेट पैटर्न अप्रोच से प्रेजेंट कर दिए जाएं आपके सामने। जैसे मैंने लेजर अकाउंट्स के थ्रू रिसीट्स पेमेंट्स निकालनी शुरू की कस्टमर से पे क्रेडिटर्स को, तो मैं तमाम क्वेश्चन उसी की मदद से हल करता जा रहा हूं। क्वेश्चन के एग्जामिनर के सॉल्यूशन है वो अक्सर स्टेटमेंट फॉर्म में बने हुए हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल ठीक है वो भी, लेकिन जैसे आप कंफर्टेबल हो। मैं क्लास में एक ही मेथड फॉलो कर रहा हूं कि लेजर की मदद से रिसीट्स और पेमेंट्स निकाल रहे हैं। जैसे कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, वहाँ पे भी रिसीवेबल्स, पेएबल्स और एक्सपेंसेस पेएबल्स का हिसाब किताब भी हमने लेजर अकाउंट के थ्रू ही संभाला था। हाँ जी जनाब, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए जनाब। आखिरी आइटम हमारी रह गई है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की। तो जनाब इसकी कहानी है, टोटल 50 मिलियन है ये, लेकिन जिसमें 10 मिलियन नॉन कैश है और ये सालाना है। तो हम तो क्वार्टर का बजट बना रहे हैं ना, तो सालाना खर्चे में से सबसे पहले तो नॉन कैश साइड पे करो, फिर जाओ 40 मिलियन रह गया कैश खर्चा सालाना, फिर जाओ पेमेंट टर्म पे।
तो पेमेंट टर्म के बारे में, एक्सपेंसेस की पेमेंट टर्म क्वेश्चन में कुछ बताया गया कि कितने दिनों बाद पे होता है, कितने महीनों बाद पे होता है खर्चा? क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे जिस महीने का खर्चा उसी महीने पे हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे 50 मिलियन का टोटल खर्चा, जिसमें से 10 मिलियन नॉन कैश निकाल दो, तकसीम 4 करो तो क्वार्टरली खर्चा आ गया। जिस महीने का खर्चा उसी महीने की पेमेंट 10 मिलियन। लीजिए जी, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, नेट क्या पोजीशन आ रही है जी? नेट रिसीट्स है, पेमेंट्स है कितनी जी? 6,555,180। लीजिए जी, और इसके बाद आ जाइए क्लोजिंग बैलेंस, वो भी नेगेटिव है, 10,55180। लीजिए जी, कैश बजट हमारा कंप्लीट। एग्जामिनर सॉल्यूशन से हमारा मार्जिनल सा डिफरेंस जो आ रहा है वो वही डिलीवरी चार्जेस की एडजस्टमेंट की वजह से आ रहा है। डिलीवरी चार्जेस, जैसे मैंने कहा था, एग्जामिनर ने ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड ट्रीट किया है, जबकि मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगता है सेल्स ऑर्डर डिलीवर्ड। मैंने सॉल्यूशन सेल्स ऑर्डर डिलीवर्ड अज्यूम करके प्रेजेंट किया है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अब आप एग्जामिनर के कमेंट्स देखें तो एग्जैक्टली यही बात है जी। परफॉर्मेंस पुअर थी और उसने कहा जी हार्डली few students could manage the collection period. Only few students were able to properly handle the timing of cash flows correctly. Commonly observed errors was period of collection of sales was 7 days both in case of sales through courier as well as sales through credit card except sales in high value item. However, collection from the sales high value item was made 8 days in advance, 15 days in advance, less 7 days taken by the bank to credit the amount. Most of the students failed to analyze this situation correctly and number of different incorrect alternatives were tried. So question को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। Sales of high value item was 25% of sales through credit card, that is 10%, 25% of 40. Instead, many students took it 25% of total sales. Question ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने clearly लिखा हुआ है 25% of sales through credit card. सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा, 25% of total sales treat करके बच्चे। तो अब देखिएगा, ज़्यादातर एरर्स जितनी बताई गई हैं वो पुअर रीडिंग की वजह से है। Computing payment account of purchases, most of the students correctly worked out the cost of sales for a quarter. However, cost of sales needed to be adjusted with opening and closing stock. Cost of sales आ गई तो opening closing stock डालोगे तो purchases आएंगे ना, तो वो adjustment भूल गए।
Though it is specifically mentioned in the question that month-wise cash budget is not required, many candidates prepared on month-by-month basis and wasted precious time. That was not wrong, but you were wasting your time. Answer आपको मंथली कैश बजट देने से भी नंबर मिल गए होंगे अगर आपने ठीक बनाया, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं थी, उसने क्लियरली लिख दिया. अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता फिर हम मंथ वाइज कैश बजट की तरफ जाते, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि भाई अगर मंथली डाटा अवेलेबल हो तो मंथली कैश बजट की तरफ बचा जाएगा, गाइडलाइन यही होती है. इसलिए उसने क्लियरली लिख दिया था मंथली बजट नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वही जो फिर बात करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं ध्यान से, भागने की पड़ी हुई, फटाफट करना शुरू करें, जैसे सर ने कहा था वैसे बना दो. सवाल नहीं पढ़ना कि सवाल में क्या है. मैंने क्लियरली कहा है कि एक है गाइडेंस जो आपको टीचर या किताब देता है, और एक है एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन. एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन विल ऑलवेज प्रिवेल. वो आपकी लर्निंग के बिल्कुल अगेंस्ट भी हो जाए, वो आपको कहता है कैश कलेक्शन को रिसीट में नहीं पेमेंट में डाल दो, तो डाल देना भाई. नहीं बहस नहीं करने लग जानी, नहीं भाई हमने तो कैश कलेक्शन तो रिसीट होती है. एग्जामिनर कह रहा है पेमेंट है तो पेमेंट है, वो कह रहा है सफेद है तो सफेद है, वो कह रहा है सेया तो सेया. अपनी लॉजिक वहां पे अप्लाई नहीं करनी, सिंपली ब्लाइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. According to the question, stock of high value item was not maintained as these were purchased on receipt of order. Many students failed to understand this. As a result, calculated incorrect values of opening closing stock. मतलब जो हमने opening closing stock में 90% other item की adjustment डालते हैं, बच्चों ने वो नहीं डाली. Cost of sale was computed correctly by number of students. However, the concept of 40% payment in current 60%, this was not correctly incorporated. मतलब पेबल का कॉन्सेप्ट भूल गए, परचेजेस को ही पेमेंट ट्रीट कर दिया. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे? जी बेटा. तो यहाँ पे डिस्पैच का मीनिंग हम वेयर हाउस से निकलने को लेंगे गुड्स को, या फिर डिलीवर होने को कस्टमर तक? बेटा आपको कोई बताया गया कि डिस्पैच गुड वेयर हाउस से निकलने में और कस्टमर को डिलीवर होने में कोई टाइम लैग इन्वॉल्व है, 2 दिन 4 दिन लगते हैं. उसने जब कहा ना सेम डे डिस्पैच है, तो आप सेम डे डिस्पैच सेम डे डिलीवरी समझोगे. ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि भाई डिस्पैच के 2 दिन बाद माल मिलता है. और वैसे अगर बात करें तो पॉलिसी जो होती है कंपनी की, सेल्स आर रिकॉर्डेड ऑन डिस्पैच. जब आप वेयर हाउस से डिस्पैच कर देते हो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता है. डिलीवर 2 दिन में और 4 दिन में कस्टमर को उसका इंतजार नहीं किया जाता. सेल्स आर रिकॉर्डेड ऑन डिस्पैच. जी एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही. हम एक सवाल हमारा रह गया इस एजेंडे का, क्वेश्चन नंबर 21 इंशाअल्लाह, उसको कल डिस्कस करेंगे. ऑटम 24 का क्वेश्चन आप आज करना चाहें, कल करना चाहें, असाइनमेंट के तौर पर आप अवेलेबल है, उसको कीजिएगा. ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे. और इसके बाद हमें कल ही थोड़ी सी डिस्कशन ग्राफ की है हमारी, उसको करके हम कल ये चैप्टर मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह हम उसको क्लोज कर लेंगे. तो मंडे से इंशाअल्लाह हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का, फाइनेंस के एरिया का आखिरी चैप्टर, उस पर बात शुरू हो जाएगी हमारी. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.